Hello students, welcome you all in English classes of RDS Group of School. So class, today I'll teach you lesson 18, that is our last chapter of English grammar. I hope you have completed your lesson 5 in literature, lesson till lesson 5 to in supplementary, and also you have completed your all 17 chapter including chapter 11 in your grammar copy. As I have told you, you will your chapter number 11 was escaped by mistake. You have to do it after lesson number 17, and if you have done, that is very good. And now, as it will be your last chapter, so class, try to make this write this chapter in a very good way, as this is your last chapter. After that, your chapter will be his syllabus will be completed. So let's start. First of all, as you always do, you will write your thought, your page number, your date. After what is your thought, we should keep record of our data, as after reading the thought you will be understand what is the chapter about, कि आपको समझना होगा चैप्टर किस बारे में है, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। जैसे कि हम डेटा बनाते हैं, कभी कभी हम डेटा रिटर्न में शो करते हैं, कभी हम उसको चार्ट के थ्रू भी, चाहे वो पाई चार्ट हो जो आपको इस सर्किल में बना के उसको हम परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं, या बार चार्ट में जैसे ऐसे आपके शेप्स बना के भी हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स को शो करते हैं। तो ये इसमें हम यही टेबल के थ्रू भी हम नॉर्मली नंबर ऑफ मेंबर्स का नेम लिख के भी हम डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन किस तरह से हम दे सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर थॉट, दैट इज़ वी शुड कीप रिकॉर्ड ऑफ आवर डेटा. After that, your chapter is lesson 18 and the title is data interpretation. What is data interpretation? Interpretation is a thorough analysis of a given data in the form of graph, पाई चार्ट, बार चार्ट, एक्सेट्रा. यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होती है? एक एनालिसिस होती है कोई गिवन डेटा की, यानी कि आपको पहले किसी भी, या तो आपका ग्राफ बना दिया आपका कोई चीज़ का पाई चार्ट के थ्रू, जिसे सर्किल में परसेंटेज डिवाइड कर दिया, बार चार्ट बना दिया उस हिसाब से कि कुछ कम है क्या ज़्यादा है, ग्राफ्स भी बना के हम बहुत सारे तरीक़ों से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर उसके बाद उस डेटा को पढ़ने के बाद अगर आपने सही से उसको एनालिसिस किया होगा, जैसे पाई चार्ट, अब जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस कुछ हेडिंग से आप सर्किल में दे दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है. ये होगा 20%, ये होगा आपका लिख दिया जैसे 40%, 50% और 10%, और ये आपका लिख दिया एजुकेशन का नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन का हो गया अगर आपका ये पाई चार्ट बना दिया. तो यहाँ समझ ये हो गया आपका, सपोज एमपी हो गया, ठीक है, ये यूपी हो गया, ये अदर आपका स्टेट हो गया, ये अदर स्टेट हो गया. तो यहाँ पे स्टेट का नाम लिख दिया है और परसेंटेज लिख दिया है, और उस सपोज यहाँ पे ये चार्ट बना दिया है, इसको डिवाइड कर दे ऐसे, ठीक है, 10, 20 और 50, ठीक है. ये है आपका कि कितना किस एरिया, ये है आपका यूपी, ये है आपका सपोज़ कि एमपी लिख दिया, और ये आपका लिख दिया कोई भी स्टेट लिख दीजिए आपका, कोई भी स्टेट हम उसमें लिख देंगे. जैसे अब हमने क्या लिख दिया, पंजाब लिख दिया, ठीक है, पंजाब लिख दिया आपका, यार कोई भी लिख दिया, राजस्थान लिख दिया, ठीक है. फिर से मैं बना देती हूँ, ये आपका 10, 20, इसलिए यहाँ पे 30 और यहाँ पे 50, ठीक है. टेन, 20 और 50, ठीक. ये है आपका यूपी, ये है आपका पंजाब, ये है आपका एमपी, और ये है आपका एजुकेशन, कितने लोग एजुकेटेड हैं. भाई इतना हेडिंग दिया हुआ, कुछ रिटर्न में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ, इस चार्ट को देखिए समझ पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, एमपी में है, उसके बाद यूपी में है, उसके बाद पंजाब में है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस चार्ट के तो बताइए कि विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम
लिटरेसी रेट, तो आप बता सकते हैं एमपी। तो पहले तो, और आप ये कब कर पाएंगे, जब आप अच्छे से किसी भी चार्ट को पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आंसर करना होता है। तो ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अ डिटेल स्टडी ऑफ द डेटा मस्ट बी डन। अगर आपको किसी भी चार्ट को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड आंसर करना है तो आपको डिटेल जो भी दी हुई है उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। द मेन आइडिया ऑफ द डेटा मस्ट बी अंडरस्टूड, और उसमें क्या बताया गया है, किस बारे में, किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि इसमें किस बारे में बात की गई है। तो ये 2 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट यू विल मेंशन एक्सरसाइज, ये आपका यही है, यानी कि आप डेटा बहुत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाई चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपका बार चार्ट जो होते हैं उससे भी। तो पहला है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हेडिंग आपको जैसे कि इसमें दिख रही होंगी, हेडिंग क्या है, ये एक्टिविटीज़ हुई हैं आपकी किसी स्कूल में, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। उसमें कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, टोटल स्टूडेंट कितने थे, प्राइज़ में कितने बॉयज़ ने जीते, कितने गर्ल्स में जीते। अब देखिए एक्टिविटीज़ कितनी हुई, 9 एक्टिविटीज़ हुई। स्पोर्ट, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, स्किट, ये सारी स्किट, इसमें इतने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, इतने गर्ल्स ने, और इतने टोटल थे। अगर बच्चे पूछे जाए कितने बॉयज़ ने प्राइज़ जीते और कितने गर्ल्स ने जीते, हमने समझ, यानी कि ये किसी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रिप्रेजेंट किया गया है स्कूल का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आंसर करेंगे। तो पहला क्या है, हाउ मैनी एक्टिविटीज़ वर कंडक्टेड फॉर CCA वीक, कि इसमें कितनी टोटल एक्टिविटीज़ कितनी हुई हैं। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल एक्टिविटीज़ कितनी हुई है स्कूल में, CCA की वीक में 9 एक्टिविटीज़ हुई हैं। नेम द एक्टिविटी वेयर देयर वॉज मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें देखिए, इसमें आपका टोटल है 40, इसमें 24, इसमें 40, 10, 30, 25, 40, 60, 90, और तो सबसे ज़्यादा किस एक्टिविटी में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्पोर्ट में 90 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें किया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोर्ट। फिर इन विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ डू वी सी द लीस्ट नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट, इसमें कौन सी एक्टिविटी है जिसमें सबसे कम लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। तो हम बॉयज़ को देखेंगे तो स्पोर्ट में 50 है, इसमें 25 है, इसमें 20 है, इसमें 10, 15, 5, 10। तो अगर हम सबको देखेंगे, सबसे ज़्यादा डिबेट में सबसे कम बॉयज़ ने पार्टिसिपेशन किया है इन कंपेरिजन ऑफ अदर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिबेट। फिर नेम दोज एक्टिविटीज़ वेयर गर्ल्स गॉट मोर प्राइजेज देन द बॉयज़। अब हमें ऐसी एक्टिविटीज़ लिखने हैं जहाँ पर गर्ल्स को ज़्यादा प्राइज़ मिले बॉयज़ से। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में देखिए गर्ल्स को कम मिले हैं, म्यूज़िक में गर्ल्स को ज़्यादा मिले हैं, डांस में दोनों इक्वल हैं, ड्रामा स्किट में एक ज़्यादा मिला है, एसे में इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, रंगोली में ज़्यादा मिले हैं गर्ल्स को प्राइज़, इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल है। तो कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया आपका रंगोली, दूसरा हो गया आपका ड्रामा स्किट, और तीसरा कौन सा हो गया, म्यूज़िक। इनमें गर्ल्स को ज़्यादा प्राइज़ मिले हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे म्यूज़िक, ड्रामा स्किट और रंगोली मेकिंग में गर्ल्स को ज़्यादा प्राइज़ मिले हैं। फिर नेम द स्पोर्ट द एक्टिविटी वेयर बॉयज़ गॉट मोर प्राइज़। अब हमें ऐसी एक्टिविटी का नाम लिखना है जहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा प्राइज़ मिले हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि और सब में बॉयज़ को या तो इक्वल मिले हैं या तो कम मिले हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में गर्ल्स को मिले हैं 10 और बॉयज़ को मिले हैं 15। तो स्पोर्ट्स में बॉयज़ को प्राइज़ ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। इस तरह से आंसर करना होता है। अगर आप ये देखिए, पहले इस टेबल को आपने अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने डेटा पढ़ने में कोई गलती करी है बाई चांस, तो फिर आप इन क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी दे सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या है, स्टडिंग द फॉलोइंग बार चार्ट दैट गिव्स द डिटेल्स ऑफ ओल्ड एज होम इन वेरियस प्लेसेस एंड गिव आंसर। अब इसमें क्या है, ये आपका एक बार चार्ट दिया हुआ है, ये आपका एक बार चार्ट दिया हुआ है। इसमें
ये बताया गया है कि जो ओल्ड एज जो होम होते हैं जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, ओल्ड एज की संख्या ये सिटीज़ हैं आपकी कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। आपने आपने देख लिया सबसे ज़्यादा किस में है, एलबी नगर में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम है। उसके बाद हैं आपके रामपुर में, उसके बाद फैज़ाबाद में है, उसके बाद नसीरगंज में है, फिर है श्री राजा पैली। सबसे कम ओल्ड एज किस शहर में दिखाए गए हैं इस बार चार्ट में? श्री राजा पैली में। ठीक है, अब इसका आंसर करेंगे विच प्लेस हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओल्ड एज होम। इस चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम कहाँ है? जैसा कि आपको रेड बार दिख रही है सबसे ऊंची, तो किस में है? एलबी नगर में। विच प्लेस हैज़ द मिनिमम, सबसे कम किस में है? दिख रहे हैं श्री राजा पैली में सबसे कम ओल्ड एज होम है। नसीरगंज हैज़ मोर ओल्ड एज होम देन श्री राज पैली, ट्रू और फॉल? नसीरगंज में श्री राज पैली से ज़्यादा ओल्ड एज होम है, ट्रू है कि फॉल? जैसा हम देख सकते हैं कि श्री राज में सबसे कम है, नसीरगंज में उससे ज़्यादा है, तो ये ट्रू है, ये सही बात है। फिर लास्ट में हमने इस बार चार्ट को देखकर एक नोट लिखा है कि इसमें मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है कि जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। द इंक्रीज इन ओल्ड, हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है इस ऑब्जर्वेशन ऑफ bar chart about old age homes. So the increase in old age homes in the cities is not a good development. The most obvious reason for this trend is the migration of children from their hometowns in search of food, job and improved lifestyle. The younger generation has no difficulty in moving out of their paternal homes and adapting to new lifestyle. कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ओल्ड होम ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपका सी है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर सी है। इसमें क्या है? मेक अ पोस्टर टू इनकरेज पीपल टू हैव एन इको फ्रेंडली दिवाली। यहाँ पे एक पोस्टर हमें बनाना है जिसमें लोगों को हमें ये ऐसा मैसेज देना है कि वो ज़्यादा क्रैकर्स का यूज़ ना करके इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। तो यहाँ पे फिर आप ये पोस्टर बना लेंगे इस तरह से कि आप देखिए अगर नहीं होगा तो लोग ऐसे जल जाएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, तो ये आप पोस्टर ऐसे ही बिल्कुल बना लेंगे। ये किसके, इस को देखकर लोग इनकरेज होंगे कि वो जो है सेफ दिवाली मनाए, क्रैकर्स का यूज़ कम करें। ठीक है, ये तो हो गया, अभी तक ये सब मैंने एक्सप्लेन करा दिया। अब लास्ट में एक आपकी वर्कशीट है यहाँ पे, इसमें क्या करना है आपको? एक पोस्टर तो मैंने आपको दिखा दिया बना के, दूसरा क्या है? मेक अ पोस्टर टू इनकरेज पीपल टू सेव वाटर। आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिसमें लोगों को ये इनकरेज करना है, ये मैसेज देना है कि वो लोग पानी को बचाएं, पानी को सेव करें। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, डायरेक्ट पेज पर ड्रॉ ना करके पहले एक आर्ट शीट पे अच्छा सा ड्रॉ करिएगा। ट्राई करिएगा कि आपका बेस्ट हो, बहुत अपीलिंग हो। आपका जो पोस्टर नॉर्मल सा बस एक टैब बना के 2 बूंदे निकाल के और एक पॉट मत बना देना, कुछ डिफरेंट सोचो कि मतलब किस तरह से हम ऐसा कैसे मैसेज दें कि लोग पानी के वैल्यू को समझें और पानी को वेस्ट ना करके उसको सेव करें। तो कुछ डिफरेंट मुझे देखना है आप लोगों के पोस्टर में। एक सिंपल सा बस भाई एक बहता हुआ पानी और ये सब मत बना दीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि आपका पोस्टर बहुत अपीलिंग कैसे हो। ठीक है, ये आपको खुद करना है, ये सब लोग खुद बनाएंगे, कोई डायरेक्ट पेज पर नहीं बनाएगा। सब लोग अपने एक आर्ट शीट में पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर उस आर्ट शीट को पेस्ट कर दीजिएगा पोस्टर को। ठीक है, और ट्राई करिएगा आपका जो पोस्टर है वो बेस्ट हो। जिसका पोस्टर सबसे अच्छा होगा उसको मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी। ओके क्लास, तो ये आपको खुद करना है, ये आपकी एक्टिविटी है। सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड योर सिलेबस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड ऑफ English and class. I would like to tell you that if your work is completed in all subjects, then you will be able to give your half yearly exam. कि अगर आपका वर्क कंप्लीट है और आपने अपने टीचर को सेंड किया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके टीचर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वर्क की, क्योंकि अगर आपका वर्क कंप्लीट है तभी आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे पाएंगे, अदरवाइज हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपको देने को नहीं मिलेगा। तो अपना वर्क कंप्लीट करिए, अच्छी राइटिंग में करिए, अपनी कर्सिव को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, अलग अलग डेट मेंशन करके और सब कुछ करके बस अपना बिल्कुल वर्क एकदम अप टू डेट करके अपने ग्रुप पे टीचर को सेंड कर दीजिए, बता दीजिए कि आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है। इसको फन वे में मत लीजिएगा, ये सीरियस है बिल्कुल। अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं है तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सो क्लास, और लास्ट में फिर से मैं कह रही हूँ अपना पोस्टर बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।